सॉलिड स्टेट में अभी तक अपन क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड पर बात कर चुके हैं। अब यहां पर इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। 20 डेज प्लेस चल रही है और आप बोर्ड की ताबड़तोड़ तैयारी कर रहे हो। और जैसा भाई आपको पता है कि बोर्ड में भाई मार्क्स जरूरी होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही बात कर रहे हैं। जो टॉपिक्स हमारे लिए बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं वही यहां पर अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आपका जो रेड्यूस सिलेबस हुआ था 2020-21 के लिए, उसके अकॉर्डिंग ही है भाई, ठीक है। तो ये सारी टेंशन ना लें, ठीक है। आप बस जो पढ़ाया जा रहा है उसे आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो आप बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर हासिल करने वाले हैं। ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में साफ कर लो भाई, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर आज कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लेने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्पेस लैटिस या लैटिस। स्पेस लैटिस या लैटिस का सिंपल सा मतलब होता है ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस में पार्टिकल्स का एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, उसे आप क्या बोलते हो? स्पेस लैटिस। कुछ इस तरह से, जैसे कि समझें आपके पास कुछ पार्टिकल हैं इस तरह से भाई, ठीक है। इन्हें आप मिलाओ, ठीक है। इसे इससे कनेक्ट करो, इसे इससे कनेक्ट करो, इसे इससे कनेक्ट करो, इसे इससे कनेक्ट करो, तो एक टाइप का लैटिस आपके पास आ गया। आपके पास कुछ इस तरह के पार्टिकल हैं, ठीक है। इन्हें आप कनेक्ट करो, तो आपके पास इस तरह का एक लैटिस आ गया। ये क्यूब आपके पास आ गया। तो सिंपल सा मतलब लैटिस या स्पेस लैटिस का ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल स्पेस, उसे आप क्या बोलते हो? लैटिस बोलते हो। अब सेकंड जो डेफिनेशन है वो है यूनिट सेल की, कि यूनिट सेल होता क्या है। यूनिट सेल मतलब एक स्मॉलेस्ट यूनिट लैटिस की एक स्मॉलेस्ट यूनिट, जब उसे आप बार बार रिपीट करो 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो आपका जो लैटिस है वो दोबारा से बन जाए, तो उस यूनिट को आप क्या बोलते हो? यूनिट सेल। दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच व्हेन रिपीटेड इन 3 डायमेंशनल स्पेस रीजनरेट द एंटायर लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। जैसे कि समझो आपके आसपास दीवार होगी भाई, दीवार को एज अ लैटिस कंसीडर करोगे, तो उसका जो यूनिट सेल होगा वो क्या होगा? ब्रिक्स को, ईंट को आप बार बार 3 डायमेंशनल स्पेस में रिपीट करते जाओगे तो आपकी जो दीवार है वो बन जाएगी, ठीक है। तो ब्रिक्स इस केस में एज अ यूनिट सेल काम करेगा और होम एज अ लैटिस काम करेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो लैटिस या यूनिट सेल का सिंपल सा मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच व्हेन रिपीटेड इन 3 डायमेंशनल स्पेस रीजनरेट द एंटायर लैटिस। उसी स्मॉलेस्ट यूनिट को आप क्या बोलते हो? यूनिट सेल। और यहां पर जो ब्रिक है वो एज अ यूनिट सेल काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये स्पेस लैटिस और ये यूनिट सेल। अब आगे बात करते हैं कि जो आपका यूनिट सेल होता है यार, उसे आप 2 चीज से पहचानते हो, 2 चीज से कैरेक्टराइज करते हो। पहला उसकी एज लेंथ, जिसे आप ए, बी या सी से डिनोट करते हो, और दूसरा उसका इंटरफेशियल एंगल, उसके जो फेसेस हैं उनके बीच का एंगल क्या है, और एंगल को आप अल्फा, बीटा, गामा से रिप्रेजेंट करते हो। किसी भी यूनिट सेल को आप 2 चीज से कैरेक्टराइज करते हो। पहला उसका एज लेंथ क्या है, दूसरा उसका इंटरफेशियल एंगल क्या होने वाला है, उससे आप उसे कैरेक्टराइज करते हो यार, ठीक है। अब ये एज लेंथ या इंटरफेशियल एंगल क्या होता है, जैसे अपन एक क्यूब के फॉर्म में समझ सकते हैं। जैसे कि समझें कि आपके पास एक क्यूब है यार, ठीक है। मैं क्यूब बना रहा हूं, इस चीज को समझना। ये आपके पास क्यूब है, ठीक है। यहां पर अगर मैं अच्छे से समझाऊं तो एक्सिस बना सकता हूं। इस एक्सिस को मैं वाई एक्सिस नाम देता हूं, इस एक्सिस को एक्स एक्सिस नाम देता हूं, इस एक्सिस को जेड एक्सिस नाम देता हूं, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है भाई, ये जो लेंथ है उसे मैं बोल देता हूं ए, ठीक है। ये जो लेंथ है इसकी, इसे बोल देता हूं बी, और इसे क्या बोल देता हूं? सी, ठीक है। तो अब ये ए, बी या सी, ये बेसिकली क्या है? एज लेंथ है। ये क्यूब है हमारे पास, तो ये क्यूब की एज लेंथ है भाई। अब अगर बात करें इंटरफेशियल एंगल क्या होगा, जैसे कि यहां पर अगर बात करें कि इस फेस में और इस फेस में एंगल, ये इसे अल्फा मान लेते हैं, इस फेज और इस फेज में एंगल बीटा, और इस फेज और इस फेज में एंगल
गामा। तो किसी भी यूनिट सेल को आप दो चीज से कैरेक्टराइज कर रहे हो, दो चीज से पहचान रहे हो कि उसकी एज लेंथ क्या है और इंटरफेशियल एंगल क्या है, जो फेसेस हैं उनके बीच का कितना एंगल बन रहा है। और यहां पर क्यूब में आप देख रहे हो कि इनकी एज लेंथ बराबर होती है और उनका जो इंटरफेशियल एंगल होता है वो भी बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि एक फेस ऐसा है तो एक फेस ऐसा है। इन दोनों के बीच में कितने का एंगल आएगा भाई? 90 डिग्री का आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, क्योंकि इनकी एज लेंथ क्या होगी? क्यूब में बराबर होने वाली है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ यूनिट सेल, कि आपका यूनिट सेल क्या है, उस बेसिस पर हमारे पास 7 डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल सिस्टम आते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ यूनिट सेल देयर आर 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम आते हैं। अब बात आती है कि वो 7 कौन से क्रिस्टल सिस्टम है। चलिए देखिए, हमारे पास 7 टाइप के डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ यूनिट सेल, की यूनिट सेल क्या है उस बेसिस पर हमारे पास 7 डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल सिस्टम आते हैं। कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम है? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, अब इन्हें याद रखने का तरीका क्या है, इनकी ट्रिक क्या होती है? आप इसे याद रख सकते हो किससे? सी टॉर HMT। HMT जानते हो? HMT के पहले ट्रैक्टर बना दी थी एक कंपनी। ठीक है, तो HMT तो याद है, तो इसे याद रख सकते हैं सी टॉर HMT। सी टॉर, सी से क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ये 7 डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल सिस्टम आपके पास आते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब यहां पर एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल का क्या रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो, यहां पर इस तरह से याद रखोगे तो आपके पास एक सीक्वेंस बनेगा। वो क्या सीक्वेंस रहेगा? चलिए देखते हैं। एज लेंथ की अगर बात करें तो क्यूबिक में A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, टेट्रागोनल में A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ऑर्थोरोम्बिक में A इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, दोनों इक्वल, एक अनइक्वल, दोनों अनइक्वल। रोम्बोहेड्रल में A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, हेक्सागोनल में A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और मोनोक्लिनिक में A इक्वल टू बी, A इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और ट्राइक्लिनिक में A इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो यहां पर देख रहे हो क्या सीक्वेंस बन रहा है? दोनों बराबर, एक अनइक्वल, दोनों अनइक्वल, दोनों बराबर, एक अनइक्वल, दोनों अनइक्वल। फिर लास्ट वाले में याद रखना है कि अनइक्वल ही होते हैं, चाहे एज लेंथ हो या इंटरफेशियल एंगल हो, वो अनइक्वल ही होने वाला है। इंटरफेशियल एंगल की बात करें तो इन तीनों में जो इंटरफेशियल एंगल रहता है क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक में, वो क्या आता है? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर बात करें रोम्बोहेड्रल में तो वहां पर देखा जाता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। फिर हेक्सागोनल में बात करें तो यहां पे देखा जाता है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, गामा इक्वल टू 120 डिग्री। फिर देखा जाता है यहां पर कि अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और यहां पर तो अनइक्वल ही आने वाला है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो लास्ट वाले में तो तीनों अनइक्वल हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक सीक्वेंस चलेगा इनमें। ठीक है, बराबर, फिर एक अनइक्वल, फिर अल्फा बीटा 90, गामा 120, फिर अल्फा गामा 90, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, फिर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का सिंपल सा लॉजिक कि क्वेश्चन क्या बनने वाला है। क्वेश्चन यहां से या तो इनके पूछ लेगा कि भाई टेट्रागोनल में एज लेंथ का क्या रिलेशन होता है या इंटरफेशियल का क्या रिलेशन होता है। पहला इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कि एज लेंथ देके आपके क्रिस्टल सिस्टम का नाम पूछ ले कि भाई कि A इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ये किस क्रिस्टल सिस्टम का एज लेंथ और इंटरफेशियल में रिलेशन है। तो आप बोलोगे ये तो ऑर्थोरोम्बिक का है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। अगर सीट और HMT और ये बनाना आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन के साथ बड़ी
बड़ी रफ्तार में खेल सकते हो। तो ये आपके पास 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, लेकिन हमारे जो सिलेबस का पार्ट है वो सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है। याद रखना है, पूरी सॉलिड स्टेट में अपन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अलावा किसी पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि वही हमारे सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट अगर मूव करें तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है वो आती है कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है, आपने यार ये कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता था कि जो लिगैंड है वो मेटल को कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, या मेटल जो है वो लिगैंड से कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर का सिंपल सा मतलब है कि एक स्पेसिफिक पार्टिकल के नियरेस्ट नाइबरिंग पार्टिकल कितने पार्टिकल्स हैं, वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। दैट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबरिंग पार्टिकल अराउंड अ स्पेसिफिक पार्टिकल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मैं तुमको थोड़ा सा रिलेट करता हूं किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। वैसे अपन ने पढ़ा नहीं है, आगे जाके पढ़ेंगे उस चीज को। जैसे मेटल है, मेटल को क्या कर रहा था, लिगेंड डोनेट कर रहा है भाई, लिगेंड डोनेट कर रहा है, लिगेंड डोनेट कर रहा है, लिगेंड डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो एक ये मेटल को अगर स्पेसिफिक पार्टिकल मान लें तो उसके आसपास कितने और पार्टिकल हैं, 4 लिगेंड है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का सिंपल सा मतलब है एक स्पेसिफिक पार्टिकल के अराउंड नियरेस्ट कितने पार्टिकल हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो यहां पर भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन का सिंपल सा मतलब कि एक स्पेसिफिक पार्टिकल के अराउंड नियरेस्ट नाइबरिंग पार्टिकल कितने हैं, वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है वो आती है पैकिंग इफिशिएंसी की, जिसे आप पी से रिप्रेजेंट करते हो। कुछ लोग पैकिंग इफिशिएंसी को पैकिंग डेंसिटी भी बोलते हैं, बात बराबर है। ठीक है, एक जो मेन नाम है वो है पैकिंग इफिशिएंसी, कहीं पर पैकिंग डेंसिटी भी लिखी जाती है, क्रिस्टल डेंसिटी। ठीक है, पैकिंग डेंसिटी बेसिकली। ठीक है, अब पैकिंग इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझो। ठीक है, जैसे कि समझते हैं कि आपके पास एक ट्रॉली बैग है। ठीक है, ये आपके पास ट्रॉली बैग है, आपने बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल करके रखा हुआ है, एक सिरा इधर पड़ा हुआ है और एक यहां पर जहां पर आप कपड़े रखते हो या किसी चीज को रखते हो वो पार्ट ये है। ठीक है, मैं बिल्कुल उस पार्ट को ऐसे लाके रख रहा हूं। अब क्या करना है, यहां पर आपको अपने कपड़े पैक नहीं करना है, आपको बॉल पैक करनी है। क्या करनी है, बॉल रखनी है इसमें। आपको क्रिकेट का बहुत शौक है, आप क्या कर रहे हो, किसी बॉल लेके जा रहे हो भाई। ठीक है, आपने बॉल अरेंज करी, क्या करी, बॉल अरेंज करी यहां पर। ठीक है, आपने इस तरह से बॉल भरी यहां पर। क्या आपने इस पूरी ट्रॉली बैग का पूरा वॉल्यूम यूज कर लिया क्या बॉल रखने में, नहीं, बीच बीच में जगह खाली है भाई। ठीक है, मतलब आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 100% नहीं है। अब 100% पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि जितना वॉल्यूम इस बैग का था, अगर उसका पूरा वॉल्यूम अगर ये वॉल ऑक्यूपाइड कर लेती तो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाती, 100%। अब पैकिंग एफिशिएंसी का सिंपल सा मतलब है कि इन जो बॉल्स हैं उन्होंने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि बॉल का वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करा है, बॉल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है अपॉन ये जो बैग है उसका टोटल वॉल्यूम कितना था। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी का सिंपल सा मतलब होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन क्रिस्टल। इन्हें अगर बॉल को एज अ एटम कंसीडर करो और इस बैग को एज अ क्रिस्टल कंसीडर करो तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम प्रेजेंट इन क्रिस्टल, की क्रिस्टल में जो एटम है उनका कितना वॉल्यूम है अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल, की क्रिस्टल का टोटल वॉल्यूम कितना है। अब यहां पर अगर निकालना चाहें तो अपन मान लेते हैं कि एक क्रिस्टल के अंदर कितने एटम है, एक क्रिस्टल के अंदर कितने एटम है, मान लेते हैं Z एटम है। ये जो बॉल है उनका नंबर कितना है, Z है। और एक बॉल का जो वॉल्यूम है वो कितना मान रहा हूं, स्फेरिकल है तो मान सकता हूं कितना, 4/3 पाई r3। ठीक है, 4/3 पाई r3। और हमारा जो क्रिस्टल है अगर मैं उसे क्यूबिक लेता हूं तो वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल क्या होगा, AQ। वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल क्या होगा, AQ। तो ये हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी का जाएगा Z इंटू 4/3 पाई r3। ठीक है, Z मान लेते हैं कि Z एटम है क्रिस्टल के अंदर और एक का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r3। तो Z का कितना होगा, Z इंटू 4/3 पाई r3 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, A3। तो याद रखना है Z का मतलब क्या होता है, Z का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल
यूनिट सेल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं वही क्या होता है, वही Z होता है। ठीक है, तो ये पैकिंग एफिशिएंसी की सिंपल सी कहानी है भाई। ठीक है, कि वॉल्यूम का बोल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया अपॉन टोटल वॉल्यूम, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं बेसिकली। तो ये सिंपल सी चीजें जो आज अपन ने डिस्कस करी, जिसमें स्पेस लैटिस, यूनिट सेल, टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग एफिशिएंसी की आज अपन यहां पर बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन क्यूब की थोड़ी बहुत बात करेंगे, फिर क्यूबिक यूनिट सेल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।